प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा नवम में अभी तक क्षितिज पाठ्य पुस्तक में गद्य खंड से सांवले सपनों की याद पाठ का कार्यक्रम चल रहा था, जो कि पिछले टर्न में समाप्त हो गया और सभी ने उसमें जो कार्य दिया गया था वो सब कॉपी में लिख लिया होगा। अब आज हम क्षितिज के काव्य खंड से माखनलाल चतुर्वेदी, जो एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला, जो कि हमारे कोर्स में है, और हाफ ईयरली जो परीक्षा भी आएगी, अर्धवार्षिक परीक्षा, उसका ये प्रमुख पाठ है। इसी पाठ के साथ ही काव्य का भी कोर्स समाप्त होगा। तो आइए इस पाठ में सबसे पहले तो हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन वृत्तांत से संबंधित पढ़ेंगे। जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में लिखना है। बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ये शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। इन्होंने कर्मवीर और प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया और जीवन भर साहित्य तथा देशभक्ति के कार्यों में संलग्न रहते हुए सन 1968 में इनका देहांत हो गया। इनकी बच्चों जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणुलोक, गूंजे धरा प्रमुख हैं। इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रहती हैं। उनसे हमें त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। भारतीय आत्मा के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं बच्चों? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। ठीक है। तो ये बच्चों संक्षिप्त जीवन परिचय इनका लिखेंगे। चलिए, बात होती है कैदी और कोकिला जो कविता है। तो इसमें उस समय की घटना का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का साम्राज्य था, राज्य था। उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया गया है और इसीलिए कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय हुई है। ब्रिटिश सरकार के शोषण का बड़ी बारीकी से विश्लेषण इस पर किया गया है। ये कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार, उनको दी जाने वाली यातनाएं जो थी, उनका बड़ा ही मार्मिक वर्णन इस पे किया है, प्रस्तुत करती है कविता। इसमें दर्शाया गया है कि कवि जेल में एकाकी अकेला उदास बैठा है। कोकिल कोयल से अपने मन का दुख
वहाँ जेल में जो उसे असंतोष प्राप्त होता है, वो ब्रिटिश शासन के प्रति अपने क्रोध को व्यक्त करता है, आक्रोश को व्यक्त करता है और कहता है कि ये समय हे कोयल मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी, अर्धरात्रि में बोलती है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम आज दो पैराग्राफों को देखते हैं। पहला और दो दोनों को मिलाकर के उसकी व्याख्या करेंगे और फिर उसी पर आधारित अर्थगत प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। देखिए, कवि कोयल से कहता है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ठीक है, और भी इस पैराग्राफ को भी इसी में सम्मिलित कर लेंगे। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना। जेल में, समझ रहे हो, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है यत्तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर, चंद्रमा की बात हो रही है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। ठीक है, तो बच्चों इसका संकेत हम लिखेंगे, क्या गाती हो से लेकर के क्यों आली। ठीक, यहां तक इसका हम संकेत कर लेंगे और फिर उसके बाद काम करते हैं। ठीक है, पाठ का नाम कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी जी है। जीवन परिचय आपको इनका संक्षिप्त रूप से लिखना है, जो भी बात की गई है, और संकेत में हम लिखेंगे क्या गाती हो। ठीक है, क्या गाती से लेकर के दूसरा पैराग्राफ ले लेंगे हम, इसमें क्यों आली। ठीक, इसके बाद संकेत के बाद जैसा कि आप जानते क्या होना चाहिए, संदर्भ होना चाहिए। फिर इसके बाद प्रसंग होना चाहिए। ठीक, और फिर उसके बाद व्याख्या होनी चाहिए। इन बिंदुओं के आधार पर हम व्याख्या करते हैं। तो संदर्भ में आप जानते हैं प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला नामक पाठ से ली गई है और इसके लेख रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक, प्रसंग, प्रस्तुत कविता में ब्रिटिश सरकार के उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बड़ा ही बारीकी से विश्लेषण किया गया है। उनके द्वारा किया जाने वाले अत्याचारों का, हमारे देशवासियों पर, कैदियों पर किया जाने वाले अत्याचारों का वर्णन कवि के द्वारा किया गया। ठीक है, ये हम प्रसंग में लिखेंगे। व्याख्या में देखिए, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तुम इस कारागार के ऊपर क्यों मंडरा रही हो, बार बार क्या गा रही हो, क्या गाती हो। इस कारागार के ऊपर बार बार मंडरा करके क्या गा रही हो।
तुम मन की कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो जिसे बार बार कहते कहते क्यों रह जाती हो, जिसे बार बार कहते कहते रह जाती हो, चुप हो जाती हो, बताइए तो। क्या लाती हो हे कोयल, तुम मेरे लिए कौन सी प्रेरणा लेकर आई हो? संदेशा किसका है, किसका संदेशा हमारे लिए लेकर के आई हो? क्या संदेशा देना चाहती हो? किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो? तुम ये प्रेरणा संदेश कहाँ से लाई हो, किस स्रोत से लाई हो, किसके द्वारा लाई हो, क्या कहना चाहती हो? हे कोयल, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम स्पष्ट रूप से समझाओ, स्पष्ट रूप से कहो कि तुम हमें क्या संदेशा देना चाहती हो। ठीक है, देखिए आगे इसमें कारागार की बात हो रही है, जेल खाने की बात हो रही है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कभी ऊंची ऊंची दीवारों और अंधेरी कोठरियों में जेल में है। मैं यहाँ कारागार की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंदी हूँ, कवि कहता है। ऐसे बने हुए हैं कमरे उसके, कोठरियां, कि जहां पर सूर्य की रोशनी कोई किसी प्रकार का कोई उजाला नहीं जा सकता। और वहां रहते कौन है? डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। मैं डाकुओं, चोरों और बटमारों को, जो लूटने वाले हैं रास्ते में, ऐसे दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों का वहां पर डेरा है। ऐसे लोगों के साथ में मुझे रहना पड़ रहा है, उनके साथ में रहने के लिए विवश हूं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। यहाँ जेल में जीने के लिए पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है। जीवन निर्वाह करने के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता है। मरने भी देते नहीं, यहाँ तो मरने की भी सुविधा नहीं है। अगर हम मरना भी चाहें तो ये यहाँ के जो सैनिक हैं मुझे मरने भी नहीं देंगे। ऐसा नारकी जीवन मुझे बिताना पड़ रहा है, तड़प रह जाना है। हम लोग तड़प करके रह जाते हैं, ऐसा कष्ट भोग रहे हैं। ऐसा नारकी जीवन जीते हुए भी हमें बेहोश होकर कष्टपूर्वक जीवन जीना पड़ रहा है। ठीक है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कवि कहता है यहाँ पर हम स्वतंत्रता पूर्वक कोई काम नहीं कर सकते। स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की कोई सुविधा नहीं है। दिन रात सैनिकों का, गुप्तचरों का कड़ा पहरा रहता है, उनकी निगरानी में हम रहते हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अरे भाई, ये अंग्रेजों का कोई शासन नहीं है। ये तो घोर अन्याय है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधकार फैला है। ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो अंधकार का ही राज्य है, यहाँ पर अन्याय का ही राज्य। हिमकर निराश कर चला, अर्थात चंद्रमा भी गायब हो गया है, यानी चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़ रही है। चंद्रमा भी अपनी रोशनी नहीं दे पा रहा है। और रात कैसी है आप देख रहे हैं इसमें कि रात बच्चों काली। हिमकर निराश कर चला, चंद्रमा भी नहीं दिखाई पड़ रहा, वो रोशनी भी नहीं दे पा रहा और रात बिल्कुल काली है। इस समय कालिमा मई किसके लिए कहा गया है? ये बच्चों कोयल के लिए, क्योंकि कोयल भी काली होती है ना, इसलिए कोयल के लिए कहा गया कि इस समय ऐसी अंधेरी रात में कालिमा मई जगी क्यों आली। कवि कहता है कि रात में घना अंधेरा छाया हुआ है, अंधेरी रात है। इस समय तो आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र समाप्त हो चुके हैं, सब बंद हैं। हे कोयल बताओ, इस निराशा के क्षणों में तू क्यों जागकर औरों को जगा रही है? इस अंधेरी रात के समय तू जाग कर क्यों दूसरों को
जगा रही है। ठीक है, तो बच्चों ये सब खड़ी बोली में लिखे गए हुए हैं, राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण है, अनुप्रास अलंकार और निराशा का भाव प्रकट किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, भावात्मक शैली में लिखा हुआ है, ये आप काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिखेंगे। ठीक, काव्य सौंदर्य समझ रहे हैं ना। इसके बाद इसी जो पैराग्राफ पर आधारित अर्थगत प्रश्न है उनको हम लिखेंगे। अर्थगत प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो आइए इसी में देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 इसी में कवि के अनुसार कोयल क्यों गाने लगी है? कवि के अनुसार कोयल क्यों गाने लगी है? तो बच्चों देखिए, कवि के अनुसार कोयल अंग्रेज सरकार के अत्याचारों से क्षुब्ध है। वो जेल में बंदी कैदियों के साथ हो रहे अत्याचारों को देखकर पिघल गई है, इसलिए वो जेल की दीवार के ऊपर मड़राकर गाने लगी है। ठीक है, इसमें देखिए अगला प्रश्न है, कवि को जेल में किन लोगों के बीच रहना पड़ा? कवि को कारागार में किन लोगों के बीच रहना पड़ा? ठीक, उत्तर देखिए, अभी आपने इसमें पढ़ा है कविता में, डाकू चोर बटमार जो थे, कवि को कारागार में चोरों डाकुओं के बीच रहना पड़ा। राहगीर भी हुआ थे। ठीक है ना। राजनीतिक कैदी होने पर भी उसे अलग आवास नहीं दिया गया। कवि को कारागार में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अगला प्रश्न है, कवि को कारागार में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ठीक, तो आपने अभी कविता में पढ़ा है, आपको व्याख्या में बताया गया है कि कवि को कारागार में चोर डाकुओं के बीच रहना पड़ता था। उसे पेट भर खाने को भी नहीं मिलता था, ऊपर से कड़ा पहरा रहता था। इस प्रकार उसे हर प्रकार की कठिनाइयों के बीच मजबूरी में रहना पड़ा। ठीक है, चलिए इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, कवि मरना क्यों चाहता है? कवि मरना क्यों चाहता है बच्चों? तो देखिए, आपने अभी भी कविता में देखा ऊपर कि कारागार में होने वाली कठिनाइयों के कारण उसका मन किया कि इतने कष्ट सहने से या सहन करने से अच्छा यही है कि वो मर जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं होने दे रहे थे। वह कड़ा पहरा था, सिपाहियों की देख रेख भी थी। उसने
आपने भी कविता में देखा है कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। आपने इसमें पढ़ा है, तो ये है इसका उत्तर। ठीक है, और इसी में अगला प्रश्न एक लेंगे। प्रकृति भी कवि पर क्यों क्षुब्ध है? प्रकृति प्रकृति भी कवि पर क्यों क्षुब्ध है, यानी दुखी है। ठीक, प्रकृति भी कवि पर क्यों क्षुब्ध है? तो देखिए, रात काली थी, उधर चांद भी डूब गया था, उसका भी कोई प्रकाश नहीं आ रहा था। इस तरह कवि को लगा कि प्रकृति भी उनके कष्टों को देख करके उन पर क्षुब्ध है, दुखी है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इन्हीं प्रश्नों के उत्तर इस पैराग्राफ पर आधारित हैं, जो कि संकेत ये लिखा हुआ है आपका, क्या गाते से लेकर क्यों वाली तक। इसी पैराग्राफ के आधार पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर, अर्थगत प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, और साथ ही संदर्भ सहित व्याख्या करनी है और जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, अगले टर्न में फिर आगे का काम लेकर के प्रस्तुत